नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है श्याम की। श्याम जो कि एक बहुत बड़ा कपड़ों का व्यापारी था। उसका एक बहुत बड़ा कपड़ों का शोरूम था और एक छोटा सा मिल, जिससे कि वो कपड़े अलग अलग जगह बाहर शहरों में भी भेजा करता और जिस शहर में वो रहा करता था वहाँ का वो सबसे बड़ा व्यापारी तो था ही। इस छोटे शहर में वो रहा करता था, उस शहर में उसका नाम चलता था। हर कोई उसे उसके नाम से ही जाना करता था। उसका व्यापार इतना अच्छा चलता था। एक दिन उसके दुकान पर, मतलब उसके शोरूम पर एक इंसान आया जो कि उसके शॉप को पहले पूरी तरह से देखकर उसके शोरूम की बहुत तारीफ़ें करने लगा और फिर कहने लगा, आप ऐसा ही एक शोरूम हमारे शहर में क्यों नहीं खोलते? हमारा शहर अभी छोटा है, अगर आप वहाँ पर अपना शोरूम खोलेंगे तो वहाँ पर भी आपका धंधा ऐसे ही चलने लगेगा और इतना पहले से अगर आप शोरूम खोलेंगे तो आपकी पकड़ उस शहर में भी इसी शहर की तरह बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ये शोरूम भी काफ़ी सालों पुराना है, जिसको आप इतने सालों से चलाते हुए अब बहुत बड़ा कर चुके हैं। श्याम जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ठीक सुना है आपने, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने जब इस शहर में अपना काम शुरू किया था तो ये शहर भी कई छोटे शहरों में ही गिना जाता था, लेकिन धीरे धीरे मेरा धंधा भी बढ़ा और ये शहर भी। लेकिन आज भी मेरे इस शहर में एक अलग ही पकड़ है। तो ठीक है, आपकी बात तो मुझे सही लग रही है, लेकिन उसके लिए पहले मुझे आकर वहाँ सारी जगह देखनी पड़ेगी। उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप बस वहाँ आ जाइए। स्टेशन पे मैं खुद आपको लेने के लिए आ जाऊँगा और अगर आपको चाहिए तो पूरा शहर घुमा भी दूँगा। वैसे भी वो आदमी जिस शहर के बारे में बात कर रहा था वो शहर ज़्यादा दूर नहीं था। अगर आप ट्रेन से जाएं तो मुश्किल से 6 घंटों में आप उस शहर तक पहुंच सकते थे। श्याम जी भी तैयार हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं एक दिन की फुर्सत निकालता हूँ और आता हूँ आपके शहर, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। श्याम जी को पूरी तरह से मनाने के लिए उस इंसान ने कहा, आप इन सब चीज़ों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए कि मैं उसमें कितना शेयर लूँगा, क्या करूँगा, और जहाँ तक चाहिए वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी मदद की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपको चाहिए जितना फिनेंस उतना मैं करने के लिए तैयार हूँ। और जहाँ तक रही परसेंटेज की बात, तो वो आपको जो ठीक लगे आप दे दीजिए। पहले मैं आपका एक शोरूम खड़ा करवाऊँगा, उसके बाद अगर मुझे लगेगा तो फिर एक और शोरूम खड़ा कर सकते हैं। ये बात सुनकर श्याम जी के मन में लालच आ गया। उन्होंने कहा, फाइनेंस भी ये दे रहा है, परसेंटेज भी लेने को नहीं बोल रहा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, ये तो बहुत अच्छी डील होगी। ये बात सुनकर श्याम जी ने फटाफट उसे एक दिन बता दिया जब वो उनके शहर में आने वाले थे। ये बात सुनकर वो इंसान वहाँ से चला गया। ये सर्दियों का मौसम चल रहा था और वहाँ पर, मतलब जिस शहर की मैं बात कर रही हूँ, ये यूपी का एक छोटा सा शहर है। यूपी में वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, कुहासा हमेशा रहता है। और जहाँ पर श्याम जी को जाना था उस जगह पर ठंड बहुत ज़्यादा रहती थी। इस वजह से श्याम जी को अपने तय किए हुए दिन पर जाने के लिए कोई भी साधन नहीं मिल रहा था। ट्रेनें भी ज़्यादातर कैंसिल हो चुकी थी, लेकिन श्याम जी के मन में जो लालच भरा हुआ था, उनको उस जगह जाना ही था। उन्होंने वहाँ तक जाने के लिए किसी भी तरह करके 2 ट्रेन बदल कर वो वहाँ पहुँच तो गए, लेकिन वहाँ पहुँचने में
उनको बताए हुए समय के मुताबिक काफ़ी देर हो चुकी थी। करीब करीब रात के 11 बज चुके थे और वहाँ स्टेशन पर दूर दूर तक सन्नाटा और कुहासा फैला हुआ था। कुहासा इतना ज़्यादा था कि अगर आप 4 कदम की दूरी की कोई चीज़ देखना भी चाहें तो वो चीज़ भी साफ साफ नज़र नहीं आ रही थी। उस कुहासे के वजह से वहाँ पर जो भी रोशनी के लिए सुविधा थी वो सारी रोशनी ना के बराबर ही दिख पा रही थी। श्याम जी ने वहीं बैठकर थोड़ी देर इंतज़ार किया और इंतज़ार करने के बाद स्टेशन मास्टर के पास जाकर एक फ़ोन करने की इजाज़त मांगी। उन्होंने तुरंत इजाज़त दे दी। जैसे ही श्याम जी ने फ़ोन किया उस तरफ से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अब श्याम जी को चिंता हो रही थी कि इतनी ठंड में यहाँ पूरी रात कैसे कटेगी और यहाँ से वापस जाना अब तो बहुत मुश्किल ही लग रहा है। तो जैसे तैसे रात तो यहीं बितानी पड़ेगी। लेकिन रात पूरी स्टेशन पर तो बिताई नहीं जा सकती थी क्योंकि इतनी ठंड में इंसान की भी बर्फ़ जमते देर नहीं लगती। श्याम जी ने स्टेशन मास्टर से पूछा कि यहाँ आसपास कोई रहने की जगह मिलेगी क्या। स्टेशन मास्टर ने कहा, हाँ जगह तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपको किस तरह की जगह चाहिए? वैसे भी आपको देखकर लग रहा है जैसे आप काफ़ी पैसे वाले इंसान हैं, तो आपके लिए कोई आम सी जगह तो नहीं चलेगी। श्याम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस रात काटनी है, किसी भी तरह रात निकल जाए। आपको तो दिख ही रहा है ठंड कितनी ज़्यादा है, ऐसे में मैं पूरी रात यहाँ तो नहीं बिता सकता। वैसे भी मुझे जो लेने आने वाले थे अब वो फ़ोन नहीं उठा रहे और हमारे तय किए हुए समय से मैं काफ़ी देर से पहुँचा हूँ। स्टेशन मास्टर सारी समस्या समझ चुका था। उसने कहा, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ से आप सीधे जा करके 1 किलोमीटर दूर जाइएगा, वहाँ से राइट ले लीजिएगा। आपको 2-3 होटल्स वहीं पे मिल जाएंगे रुकने के लिए। वो निकल तो गए थे लेकिन रास्ते पर कुहासा इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि ना तो रास्ता नज़र आ रहा था और ना ही कोई सड़क। वो उस सड़क पर अंदाजे से ही चलते जा रहे थे, उनको पता नहीं चला। लेकिन एक राइट सड़क की जगह लेफ़्ट टर्न आ गया। उस टर्न पर मुड़ते ही उनको तुरंत एक पुराना सा होटल दिखाई दिया। उन्होंने मन ही मन में सोचा, ठीक है, ये स्टेशन मास्टर का बताया हुआ होटल तो नहीं लग रहा, लेकिन सर छुपाने के लिए जगह तो मिल ही जाएगी, तो इसलिए चलते हैं, अंदर चल के बात करता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। उन्होंने काफ़ी देर तक दरवाज़ा ठकठकाया लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा था। बाहर उनकी आधी कुल्फ़ी तो जम ही चुकी थी। अब वो ठंड से पूरी तरह से कांप रहे थे। थोड़ी देर में उस होटल का दरवाज़ा खुला। वो दरवाज़ा खुलते ही काफ़ी चरमराहट सी आवाज़ आ रही थी। इससे पता चल रहा था कि होटल काफ़ी पुराना है, क्योंकि कुहासे के वजह से उनको होटल पूरी तरह से दिख भी नहीं रहा था। उनको ये भी नहीं पता चल रहा था कि होटल का नाम क्या है। वो होटल के अंदर तुरंत घुस गए और उन्होंने दरवाज़ा लगा दिया। सामने जब उनकी नज़र पड़ी तो वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति लालटेन लेकर खड़ा था। उसने पूछा, कौन है साहब आप और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? श्याम जी ने तुरंत विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं एक राहगीर हूँ और मुझे यहाँ पर रात बिताने की जगह चाहिए, खाने के लिए कुछ खाना चाहिए। मैं यहाँ जिनके यहाँ आने वाला था वो मुझे लेने के लिए नहीं आ पाए, तो मुझे सिर्फ रात भर यहाँ रुकना है। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, साहब आपका यहाँ रात में रुकना सही नहीं है। लेकिन श्याम जी ने कहा, प्लीज़ आप मुझे कहीं और जाने के लिए मत कहिए। वैसे भी मैं इस शहर में बिल्कुल नया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। बहुत मुश्किल से मुझे ये आपका होटल मिला है। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी, चलिए मैं आपको रहने के लिए कमरा दिखा देता हूँ। श्याम जी को लेकर वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। सीढ़ियों से ऊपर जाते ही
तुरंत बाएं हाथ पर ही एक कमरा था जिसका ताला भी काफी पुराना दिख रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति ने काफी मुश्किलों के बाद जैसे तैसे उस ताले को खोला। उस ताले को खोलने पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सालों से उस ताले को खोला ही नहीं गया है। बूढ़े व्यक्ति ने वो ताला खोलकर श्याम जी को अंदर जाने के लिए कह दिया। श्याम जी भी फटाफट कमरे के अंदर घुस गए और उन्होंने कहा, बाबा अभी एक चाय मिलेगी क्या? खाना थोड़ी देर में भी देंगे तो चलेगा। बूढ़े व्यक्ति ने हाँ में सर हिला दिया और वो वहाँ से चला गया। श्याम जी ने तुरंत अंदर से दरवाज़ा लगाया और जब पलटकर एक बार कमरे पर नज़र मारी तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कमरा काफ़ी बेहाल सा दिख रहा है, मकड़े के जाले लगे हुए हैं। कमरा काफ़ी पुराना और काफ़ी बुरी हालत में दिख रहा था। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद करके अपने सर पर हाथ मारा। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया और आंखें खोली, कमरे का पूरा नज़ारा बदल चुका था। उन्होंने जब कमरे को अभी देखा तो कमरा काफ़ी अच्छी कंडीशन में था। बेड भी अच्छी थी जिस पर नए बेडशीट्स बिछे हुए थे। ये देखकर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि शायद ठंड उनके दिमाग पर चढ़ रही है, जिसके वजह से उन्हें ऐसा भ्रम हुआ और वो तुरंत अपने जूते उतार कर बिना मोजे उतारे हुए बेड पर रखी हुई रज़ाई के अंदर घुस गए और खुद को थोड़ी गर्माहट देने की कोशिश करने लगे। तभी थोड़ी देर में उनके दरवाजे को किसी ने खटखटाया। जब उन्होंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने बूढ़े बाबा खड़े थे। उन्होंने चाय की प्याली हाथ में ली हुई थी। वो श्याम जी को देते हुए कहा, बेटा अभी भी कह रहा हूँ, तुम्हारे पास वक्त है, अगर कोई दूसरी जगह मिले तो यहाँ से चले जाओ। फिर श्याम जी ने कहा, बाबा आप क्यों चाहते हैं मैं इस ठंड से मर जाऊं? वैसे भी मेरी हालत अभी जैसी हो रही है, मुझे बहुत सारे भ्रम हो रहे हैं। बाबा ने कहा, ऐसा क्या दिखा तुम्हें? फिर श्याम जी ने कहा, कुछ नहीं, वो जो भी था मेरा भ्रम ही था, मुझे पता है। फिर बाबा ने कुछ सवाल जवाब नहीं किया, चाय पकड़ाकर वहाँ से चले गए। श्याम जी ने चाय पी और चाय पीने के बाद अब लग रहा था जैसे उनके शरीर में शायद थोड़ी गर्मी आ रही है। ऊपर से रज़ाई, गर्म बिस्तर, उन्हें काफ़ी आराम महसूस होने लगा। वो रज़ाई के अंदर ही थे। धीरे धीरे कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। अचानक उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे उनके कमरे में कई सारे लोग बैठे हुए हैं जिनके बात करने की आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ धीरे धीरे इतनी तेज होती जा रही थी कि श्याम जी की नींद खुल गई और जब उन्होंने कमरे में नज़र दौड़ाई तो कमरे में कोई भी नहीं था और वो आवाज़ें भी बंद हो चुकी थी। श्याम जी को ये चीज़ें थोड़ी सी अजीब लग रही थी, लेकिन उन्होंने वापस से अपनी घड़ी पर जब नज़र दौड़ाई तो उन्होंने देखा रात के करीब 12:30 बज चुके थे और खाने का अभी तक अता पता नहीं था। उन्होंने मन में सोचा कि शायद बूढ़े बाबा हैं और उनको खाना बनाने में वक्त लग रहा है या फिर वो खाना नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन उनके लिए इतना ही काफ़ी था कि उनको एक अच्छा बिस्तर मिल चुका था जहां वो अपनी पूरी रात भूखे भी आज बिता सकते थे। उन्होंने दोबारा से सोने की कोशिश की। जल्दी ही उनकी आंख फिर से लग गई, लेकिन अब उन्हें लोगों की रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे लोग किसी चीज़ को लेकर काफ़ी दुख मना रहे हैं। ये आवाज़ें सुनते ही उनकी नींद फिर से खुल चुकी थी। उन्होंने फिर से कमरे में नज़र दौड़ाई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उनको ये बात बहुत अजीब लग रही थी क्योंकि बार बार कुछ न कुछ ऐसा हो रहा था जिसके वजह से वो अच्छी तरह से सो नहीं पा रहे थे। बार बार रात में जगने के वजह से अब उनकी भूख भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। अब जब उन्होंने घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई तो रात के 1:30 बज रहे थे और अब उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें जाकर एक बार उन बूढ़े बाबा से पूछना चाहिए कि खाने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा।
वो जब वहाँ पर गए और उन्होंने पूरा घर या पूरा होटल छान मारा, लेकिन वहाँ पर कहीं भी कोई नहीं था। ये बात श्याम जी को काफ़ी अटपटी लगी और उन्होंने सोचा, हो सकता है बाबा कहीं पर चले गए हों और थोड़ी देर में आ जाएंगे। वो वापस से अपने कमरे में आए और सोने की कोशिश करने लगे। रज़ाई से थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकलना जैसे खुद की कुल्फ़ी जमाने जैसा ही था। वो जब भी रज़ाई से बाहर निकलने की कोशिश करते, लगता जैसे कांप कर वहीं पर जम जाएंगे। फिर वो इतनी देर अभी घूम कर आए थे, उनको काफ़ी ठंड लग रही थी। वापस से रज़ाई के अंदर घुसते ही उनको वो गर्माहट, वो आराम फिर से महसूस हुआ और उनकी आँख फिर से थोड़ी देर में लग गई। जैसे ही उनकी आँख लगी, उन्हें अब इस बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनके बिस्तर को ज़ोर ज़ोर से हिला रहा हो। इसके वजह से अब उनकी नींद खुल चुकी थी। अब जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा सच में कुछ काले साए से उनके बिस्तर के पास खड़े हैं, जो उनके बिस्तर को हिला रहे हैं। ये देखकर वो काफ़ी डर चुके थे। वो वहाँ उस कमरे से निकलकर तेज़ी से भागने लगे। जब वो भागकर बाहर आए तब उन्हें एहसास हुआ कि अब सुबह हो चुकी है और सुबह होने पर ठंड और कुहासे के वजह से सूरज की रोशनी अभी तक नहीं दिख रही थी। लेकिन कई सारे लोग उस होटल के सामने से शौच के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे थे, जिनको देखते ही तुरंत उन्होंने दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा तो शायद बाहर से बंद था। उन्होंने तुरंत ज़ोर ज़ोर से चीख पुकार करना शुरू किया। जो लोग जा रहे थे उनमें से 2-3 लोगों का ध्यान उनके तरफ चला गया। जब उन लोगों ने उनको वहाँ से खिड़की से बाहर हाथ निकालकर चीखते हुए देखा तो वो डरते डरते उनके पास तक आए और उनसे पूछने लगे, कौन हो भाई आप और यहाँ कैसे आ गए, इसके अंदर कैसे फंस गए हो। उन्होंने सारी आप बीती बता दी। उन लोगों ने तुरंत जैसे तैसे डरते हुए ही दरवाजे का ताला तोड़ दिया और तोड़कर जब उनको बाहर निकाला तब उन लोगों ने बताया, आप इस जगह पर कैसे आ सकते हैं, ये जगह तो सालों से बंद है। उन्होंने बताया, नहीं, रात में ये दरवाज़ा किसी ने खोला था, उसने ही मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दी थी। फिर लोगों ने कहा, आप यहाँ इस खंडहर में कैसे रह सकते हैं। जब श्याम जी ने नज़र दौड़ाई तो सच में वो जगह एक खंडहर ही थी, जहाँ पर उन्हें रज़ाई, बिस्तर, ये सारी चीज़ें मिली तो कहाँ से मिली। उनको अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उनके दिमाग से ये चीज़ अब निकल चुकी थी कि वो यहाँ किसी से मिलने आए थे। उन्होंने तुरंत अपना एक छोटा सा बैग जो साथ में लेकर आए थे वो उठाया और वहाँ से नदारद हो लिए। उन्होंने स्टेशन का रास्ता पूछा, स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन पर जो भी पहली ट्रेन मिली, उन्हें ये नहीं पता था ये ट्रेन कहाँ जा रही है, लेकिन वो उसमें बैठ गए और उसमें बैठकर जैसे तैसे ट्रेन बदलते हुए अपने शहर कुछ घंटों में पहुंच गए। जब वो अपने शहर, अपने घर पर पहुंचे तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उनको तेज बुखार आ चुका था। उनकी पत्नी और बेटे को उनकी ऐसी हालत देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि उनको तो पता था कि वो एक बिज़नेस मीटिंग के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन उनकी ऐसी हालत देखकर किसी ने अभी कुछ भी पूछना सही नहीं समझा और उनको तुरंत सहारा देकर कमरे तक लेकर गए। उन्हें बिस्तर पर लेटा दिया। थोड़ी देर में उनका बुखार बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने भी चेकअप किया और अपने हिसाब से जो दवाइयाँ उसे ठीक लगी उसने वो दवाइयाँ उनके लिए लिख दी। थोड़ी देर में दवाइयाँ भी बेटा लेकर आ गया। दवाइयाँ दी जा रही थी, ठंडी पट्टियाँ की जा रही थी, लेकिन किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं था। अब जैसे जैसे रात हो रही थी, श्याम जी को वो काले साए अपने घर में,
अपने आसपास अपने बिस्तर के पास नजर आ रहे थे। वो बार बार वही चीज़ें दोहरा रहे थे और वो यही कह रहे थे कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। उनकी ऐसी हालत देखकर अब पत्नी और बेटे को घबराहट हो रही थी। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके साथ वहाँ पर क्या हुआ है। श्याम जी की ऐसी हालत बची नहीं थी कि वो कुछ भी बता सके। वो बस बार बार एक ही चीज़ दोहराते थे कि उनको वो काले साए नज़र आ रहे हैं और वो उन्हें लेने के लिए आए हैं। ये चीज़ें सुनकर परिवार वालों को काफ़ी अजीब लग रहा था कि इनके साथ ये क्या हो रहा है। वो पूरी रात वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, बार बार किसी को अपने पास से भगाते रहे, लेकिन कौन था वहाँ पे जो वहाँ से भागता। ये बात तो पत्नी और बेटे को समझ में ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्हें कोई भी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह होते होते अब श्याम जी बार बार एक ही बात कह रहे थे, ठीक है मुझे ले चलो, मुझे दे दो मेरे कर्म की सजा, ले चलो मुझे। और कुछ देर बाद जब पत्नी और बेटे ने कमरे में आकर देखा तो श्याम जी उनकी मौत हो चुकी थी और उनकी मौत का कोई कारण पत्नी और बेटे को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये तो बहुत आम सा बुखार था। इसलिए डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने भी चेक किया तो यही बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है और इनकी मृत्यु हार्ट अटैक के वजह से हुई है। उनकी मृत्यु होने के बाद अब उनका दाह संस्कार वगैरह कर दिया गया था। 13 दिन तक जो भी क्रियाएं होती हैं वो चीज़ें की गई, लेकिन 13 दिन के बाद अब बेटे को घर में वही काले साए नज़र आने लगे और बेटे को वो काले साए बार बार परेशान करते। अब यही बात जो पति कुछ दिनों तक बोल रहे थे, अब बेटा भी जब वही बातें बोल रहा था, ये सुनकर श्याम जी की पत्नी काफ़ी घबरा चुकी थी। उनको अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा मौत का सिलसिला उनके घर में शुरू हो चुका है, क्या है इसका राज। ये जानने के लिए अब उनको कोई ना कोई पहल तो करनी ही थी। उन्होंने अपने घर के पास के मंदिर में जाकर एक पंडित जी को सारी बातें बता दी। पंडित जी ने कहा, बेटा हो सकता है तुम्हारे पति की मुक्ति ना हुई हो, इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। फिर श्याम जी की पत्नी ने कहा कि ठीक है पंडित जी, आप मेरे घर में चलकर एक बार मेरे बेटे को देख लीजिए, वरना हो सकता है मैं मेरे बेटे को भी खो दूँ। पंडित जी श्याम जी की पत्नी के साथ घर पर आ गए। जब वो घर पर आए तो उन्हें ऐसा आभास हुआ कि सच में घर में कोई ना कोई बुरी शक्ति या अतृप्त आत्मा तो है। उन्होंने तुरंत श्याम जी की पत्नी से कहा कि आप मुझे कुछ सामग्री अभी लाकर दे सकती हैं क्या। उन्होंने कहा, हाँ पंडित जी, आपको जो भी चाहिए आप बता दीजिए, मैं मंगवा दूंगी। और पंडित जी ने जो जो सामग्री बताई वो सारी सामग्री पंडित जी को थोड़ी देर में ही उपलब्ध करा दी गई। पंडित जी ने जो क्रियाएं शुरू करनी थी वो क्रियाएं शुरू की। अब पंडित जी को उस घर में एक अतृप्त आत्मा नहीं, 4 अतृप्त आत्माएं दिख रही थीं और उनको ये आभास हो रहा था कि वो आत्माएं इस परिवार से जुड़ी हुई तो नहीं हैं। ये सारी चीज़ें जानने के लिए अब उनको क्रियाविधि कुछ अलग करनी थी। उन्होंने और कुछ सामग्री मंगवाई। थोड़ी ही देर में उनको वो सामग्री भी लाकर दे दी गई। पंडित जी ने अब जो प्रक्रिया शुरू की थी उसको करते हुए उन्हें थोड़ा और वक्त लग गया और उन्हें थोड़ी देर में जो बात पता चली, उन्होंने उस बात को जानकर तुरंत श्याम जी की पत्नी को अपने पास बुलाया। जब वो वहाँ पर आईं तो पंडित जी ने उन्हें सामने बैठने के लिए कहा। फिर पंडित जी ने पूछा, आपके पति ने ये जो कारोबार खड़ा किया था ये किसका था। श्याम जी की पत्नी को ये बातें नहीं पता थी। उन्होंने कहा, पंडित जी मुझे ये कोई जानकारी नहीं है। मैं जब ब्याह करके इस घर में आई थी तब इनका ये कारोबार पहले से ही चल रहा था।
फिर पंडित जी ने कहा, तुम्हारे पति ने जो भी पाप किए हैं उस पाप का भुगतान अब तुम दोनों को भी करना है। तुम्हारे पति की मृत्यु ऐसे ही नहीं हुई थी, उन्होंने भी अपने कर्म का फल ही भोगा है। ये बातें सुनकर श्याम जी की पत्नी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है पंडित जी, आप जो बता रहे हैं। फिर पंडित जी ने कहा, तेरे घर में चार अतृप्त आत्माएं भटक रही हैं और वो आत्माएं ऐसे ही नहीं आई हैं, वो अपना बदला लेने के लिए आई हैं। फिर श्याम जी की पत्नी ने बहुत आश्चर्य से पूछा, बदला लेने आई हैं? किस चीज़ का बदला लेने आई हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर पंडित जी ने कहा, ये जो कारोबार तेरा पति चला रहा था, ये उसका कारोबार नहीं है। वो एक इंसान के यहाँ काम करता था, नौकर था वो उसके यहाँ, और उसका मालिक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, अपने बेटे से भी ज़्यादा। उसने पाल पोस कर तेरे पति को बड़ा किया, अपने कारोबार में हाथ बटाने का मौका दिया, लेकिन धीरे धीरे तेरे पति के मन में लालच आ गया और तेरे पति के मालिक के अनपढ़ होने के वजह से उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। धीरे धीरे उसका सारा कारोबार हड़प लिया उसने और उसको ये बातें समझाई कि वो इस कारोबार में घाटा होने के वजह से इस कारोबार को बंद कर दे। मालिक को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी, उसने तेरे पति को ही पढ़ाया था बेटा समझकर, सब कुछ उसके हाथ में दे दिया था, लेकिन इससे उसके लालच की पूर्ति नहीं हुई थी। उसे तो पूरा कारोबार चाहिए था और उसने वही किया। तेरे पति ने अपने मालिक से वो कारोबार छीन कर ये कारोबार खुद हड़प लिया। इसके वजह से तेरे पति के मालिक की पूरे घर की माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और धीरे धीरे उनकी हालत इतनी बुरी हो गई इसी के वजह से कि उनके पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली और आज वो सब अपनी मृत्यु का बदला लेने के लिए तेरे पूरे परिवार से यहाँ पर आए हैं। उन्होंने ही तेरे पति को नए कारोबार का लालच दिया था कि वो उस शहर में आए और उस शहर से आकर यहाँ पर अपना कारोबार खोले, क्योंकि वो उसी शहर का रहने वाला था और तेरा पति उस लालच में फंस गया जिसके वजह से वो यहाँ तक आ सके और तेरी पति की जान ले सके। अब बारी है तेरे बेटे की, उसके बाद तेरी बारी है। फिर इतना सुनते ही तुरंत श्याम जी की पत्नी ने हाथ जोड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी। उन्होंने कहा, देखिए पंडित जी, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हमें तो कुछ भी पता ही नहीं है कि हमारे पति ने ये कारोबार कैसे खड़ा किया, वो रहने वाले कहाँ के हैं, हम तो यहाँ पर ही ब्याह कर आए थे, हमें तो कुछ भी नहीं पता था। और उन्होंने तो यही बताया था कि ये कारोबार उन्होंने मेहनत से अपने खुद की कमाई से खड़ा किया है, हमें क्या पता था कि उन्होंने किसी का पूरा घर उजाड़ कर ये चीज़ें की हैं। हमें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, अगर उन्हें चाहिए जो आत्माएं हैं तो वो ये दौलत हमसे छीन सकती हैं, लेकिन हमारे पति को उनके किए की सज़ा दी, ये हमें समझ में आता है। हमारे बेटे की क्या गलती है, हमारी क्या गलती है, इसलिए आप उनसे कहिए वो मुझे और मेरे बेटे को छोड़ दें। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। हम अपना जो भी है कर लेंगे कि हमें खाने पीने और रहने का क्या इंतज़ाम करना है। बाबा तुरंत हंसने लगे। उन्होंने कहा, जो आत्माएं हैं उनके लिए इस मोह माया को देने का और छोड़ने का तो क्या हिसाब कर रही है। उन्होंने जितनी तकलीफ़ भुगती है तो उनका ये गुस्सा जायज़ है। मैं ये वादा तो नहीं करता कि मैं उन्हें यहाँ से भेज सकता हूँ, हाँ मैं उनकी शांति के लिए कोशिश ज़रूर करूँगा। इसके लिए भी तुझे मैं जो जो चीज़ें बोलूँ वो करना पड़ेगा और तेरे बेटे से उन सब की मुक्ति के लिए जो चीज़ें करनी हैं वो चीज़ें करनी पड़ेंगी।
हो सकता है इससे उन सब की आत्माओं को मुक्ति मिल जाए और वो यहाँ से चले जाएं। सुनते ही तुरंत श्याम की पत्नी ने कहा कि हाँ बाबा, ठीक है, आप जो बोलेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें बोलिए मेरे बेटे को छोड़ दें, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। पंडित जी को भी ये बात कहीं ना कहीं समझ में आ रही थी कि अगर कुकर्म श्याम ने किया था तो उसकी सज़ा तो वो भुगत चुका है, अब वो सज़ा पूरा परिवार क्यों भुगते। इसलिए वो मदद करने को तैयार हो गए थे। उन्होंने पूरा 13 दिन का जो भी क्रिया विधि होनी चाहिए थी, क्योंकि पूरे परिवार के मरने के बाद शायद उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया था, वो सारी क्रियाएं की और पिंडदान वगैरह और जो भी भोज होते हैं वो बेटे के माध्यम से करवाया और क्षमा प्रार्थना भी करवाई। उन सब चीज़ों के बाद वो काली परछाइयाँ उस घर में दिखना बंद हो गई। शायद उनकी आत्माओं को मुक्ति मिल गई। उनके घर में अब सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन उनके पास जो धन था उन दोनों माँ बेटे के लिए पर्याप्त धन था। इतने धन का वो क्या करते। उनके मन में किसी तरह का कोई छल कपट और लालच नहीं था, इसलिए उन्होंने उन आत्माओं की मुक्ति करवाने के बाद भी उनके नाम से दान दक्षिणा करना कभी बंद नहीं किया। और जो कारोबार था वो कारोबार अब बेटा संभाल रहा था। आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इन कहानियों को शेयर करें, ताकि हमारा ये छोटा सा परिवार एक बड़ा परिवार बन सके। मुझे इसमें आप सबकी मदद और सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सब ने आज तक मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो मैं आप सब से यही उम्मीद करती हूँ कि आप अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ आगे भी हमेशा ऐसे ही बनाए रखेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।